रिश्ते की अहमियत तभी तक रह जाती है जब तक कि रिश्तों में पैसे नहीं आता है। आपने भी रिश्तों को बनते बिगड़ते ज़रूर देखा होगा और तभी तक रिश्ते मजबूत रहते हैं जब तक कि उन रिश्तों में पैसे का बोलबाला नहीं हो जाता है। आज भी एक सच्ची घटना मैं उसी तरह का बता रहा हूँ जिसमें रिश्ते तो बहुत मजबूत थे पर फिर भी पैसों के कारण उन रिश्तों में दरार पड़ चुके। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम महेश तिवारी है और आज मैं एक सच्ची घटना दिल्ली के पालम गांव के बारे में बताने वाला हूँ। जहाँ तक मुख्य विक्टिम्स की अगर बात करें तो मुख्य विक्टिम्स के रूप में एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण स्वरूप। उम्र करीब 56 वर्ष है। उनके परिवार में उनकी पत्नी बबीता है जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष है। एक पुत्र है गौरव जिनकी उम्र करीब 27 वर्ष होता है। उनकी एक शादीशुदा पुत्री होती है जो कि यूएस में सेटल्ड है। अब परिवार के प्रोफाइल से आपको पता तो चल गया होगा कि ये परिवार इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिवार था, पर फिर भी कहते हैं ना कि कत्ल किसी के स्टेटस को देखकर नहीं होता है। मौत कभी भी किसी का इंतज़ार कर सकता है। ऐसा ही कुछ इनके परिवार के साथ होता है। रोज़ाना की तरह श्री कृष्ण स्वरूप जो है अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आते हैं, पर हर दिन की तरह आज कुछ अलग था। उनके घर का दरवाज़ा आज खुला हुआ था। बाकी दिन उनके घर के दरवाजे हमेशा लगे हुए होते थे जिन्हें नॉक करने के बाद ही खोला जाता था। आखिर कुछ तो अलग हुआ होगा तभी तो आज दरवाजे खुले पड़े होंगे। शाम के करीब 7 बज रहे थे, फिर भी घर में किसी तरह की कोई आवाज़, कोई सुगबुगाहट नहीं थी। तभी श्री कृष्ण स्वरूप के मन में शंका होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आवाज़ लगाने के बावजूद भी घर से कोई आवाज़ नहीं आता है। तभी जाकर जैसे ही वो बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं तभी उनकी नज़र उनकी पत्नी पर पड़ती है जो कि बिल्कुल खून से लथपथ बेड पर गिरी पड़ी होती है। जैसे ही श्री कृष्ण ये देखते हैं अपने पुत्र को आवाज़ लगाते हैं। उनका पुत्र गौरव दूसरे बेडरूम में उसी तरह से खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। अब जैसे ही इस घटना को देखते हैं श्री कृष्ण स्वरूप बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ते हैं। पड़ोसियों को जरा सा भी इस घटना के बारे में खबर नहीं पड़ता है, पर जब श्री कृष्ण को दोबारा होश आता है, श्री कृष्ण स्वरूप जी जो हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी पड़ोसी भी दौड़े दौड़े उनके घर तक पहुंचते हैं और इस अनहोनी को देखकर पड़ोसी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आखिर श्री कृष्ण का फलता फूलता खेलता परिवार में ऐसा क्या हो गया? आखिर उनके परिवार को किसकी नज़र लग गई जिसके कारण एक साथ पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया? इसका कोई सबूत नहीं था। यह घटना जिसने भी सुनी वो अपने हाथ दांतों तले उंगली दबा लिया। आखिर ये घटना कैसे हो सकती है? एक पॉश एरिया में एक अच्छे भले परिवार के साथ इस तरह की घटना हो और किसी को कानों कानों खबर ना हो। तभी पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस श्री कृष्ण स्वरूप जी के घर पहुंचती है। तभी पुलिस की नज़र सीसीटीवी कैमरे के ऊपर पड़ती है, पर यह भी बेकार था क्योंकि जो भी कातिल था वो सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर अपने साथ लेकर जा चुका था। आसपास पुलिस की नज़र पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जिससे कि कातिल तक पुलिस पहुंच सके। इसी तरह से करीब 24 घंटे गुजर जाते हैं। पुलिस करीब 200 लोगों से पूछताछ तक कर डालती है, पर कत्ल का कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस के सीनियर टीम इसमें लगाए जाते हैं। दिल्ली के राजधानी क्षेत्र की घटना थी, इसीलिए बड़े बड़े ऑफिसर्स का इस घटना पर नज़र होता है और खुद श्री कृष्ण स्वरूप जी भी एयरफोर्स के ऑफिसर थे, इसलिए बड़े लोगों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसी प्रेशर को देखते हुए पुलिस भी इसमें दिन रात लगी रहती है, पर कहीं से भी कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। अब आखिर पुलिस कातिल तक कैसे पहुंचेगी? आखिर इस चक्कर में पुलिस जो है आसपास के करीब 200 सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल लेती है, पर कहीं से कोई सबूत नहीं दिखता है। तभी 4 सेकंड का एक क्लिप मिलता है जिसमें 4 संदिग्ध लोग अपार्टमेंट में आते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर जैसे ही उनको डिटेन किया जाता है तो पता चलता है कि वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे जिनको इस घटना से कोई लेना देना नहीं होता है। अब फिर से पुलिस का हाथ खाली रह जाता है। अब आखिर पुलिस करेगी क्या? इस घटना को मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रकाशित किया जाता है। इस घटना के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। तभी भीड़ भाड़ और पुलिस को देखकर एक ई रिक्शा चालक जो है किसी व्यक्ति से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी पुलिस और इतना भीड़ भाड़ इस अपार्टमेंट के बाहर दिखता है। कुछ लोग उसको बताते हैं कि यहाँ पर मर्डर हुआ, इस तरह का चीज़ हुआ था। तभी और ई रिक्शा वाला कहता है कि मेरे पास इसके सबूत हो सकते हैं, शायद मैं आपको कातिल तक पहुँचा सकता हूँ।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर एक ई रिक्शा चालक कातिल तक कैसे पहुंचा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं यही ई रिक्शा चालक कातिल का दोस्त हो या कातिल का जानकार हो? पर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसके ई रिक्शा में एक संदिग्ध व्यक्ति बैठकर मेट्रो स्टेशन गया था। अब ई रिक्शा चालक उसे संदिग्ध कैसे बताता है, इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब वो व्यक्ति कत्ल करके जब वापस लौट रहा था तो उसके हाथ में खून के छींटे पड़े हुए थे, कपड़ों पर खून के छींटे पड़े थे। जैसे ही ई रिक्शा चालक पूछता है कि साहब क्या हो चुका है, आपके कपड़े पर खून के छींटे पड़े हुए हैं, तो वह व्यक्ति बड़े इत्मीनान से कहता है कि एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण ये खून के छींटे पड़े हैं। ई रिक्शा चालक को तब तक इस घटना की कोई भनक नहीं होती है, तो वो भी उनके बातों पर विश्वास कर लेता है। पर बाद में उनके बीच में कुछ भाड़े को लेकर, पैसे को लेकर अनबन होती है और इसी अनबन में वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपना पहचान जो है उस ई रिक्शा चालक को बता देता है। अब पुलिस इस बात को देख रही थी, आखिर ई रिक्शा चालक के थ्रू कैसे कातिल तक पहुंचा जा सकता है। जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जब भाड़े देने की बात हुई तो व्यक्ति ई रिक्शा चालक को फटे हुए नोट दे रहा था, पर ई रिक्शा चालक उस नोट को लेने के लिए बार बार मना कर रहा था और फाइनली उन दोनों के बीच कुछ विवाद भी होता है और फिर वो कहता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हो क्या? ई रिक्शा चालक तुरंत कहता है कि हाँ मैं लेता हूँ और वो व्यक्ति 30 रुपये पेटीएम के थ्रू उसे भाड़े के रूप में देता है। बस यहीं से कातिल का सुराग मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह से करीब 2-3 दिन बीत जाते हैं। पुलिस को अब ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द ही वो कातिल तक पहुंच जाएगी। अब इस ट्रांजैक्शन के बेस पर पुलिस जो है उस व्यक्ति का अकाउंट डिटेल को खंगालती है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस को खंगालती है। जैसे ही उसके अकाउंट डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर को खंगालती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, इसने ऐसा बहुत कुछ कर रखा था जिससे कि अनजान दिखाने की कोशिश करी जाए, क्योंकि कत्ल के बाद ये घर में सामान को, गहने को, अलमीरा को जहाँ तहाँ तोड़कर कपड़े को इधर उधर फेंक दिया था, जिससे कि कत्ल को डकैती का रूप दिया जा सके या चोरी का रूप दिया जा सके। पर पुलिस को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जो है चोरी के इरादे से घर में घुसा हो और कत्ल करके इस तरह से निकल गया हो। पुलिस को पहले से ये शक था कि हो न हो कोई जानकार व्यक्ति हो जो इस तरह से कत्ल का अंजाम दिया है और उसके बाद इसे चोरी और डकैती दिखाने के लिए सामान और कपड़े को इस तरह से छींट कर चला गया है। अब जैसे ही पुलिस उस कातिल के बारे में जानती है, पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। वो कातिल वही व्यक्ति था जो पुलिस के सामने रात दिन बैठकर गुनाहगार को पकड़ने की जिद कर रहा था। वो पुलिस वही व्यक्ति था जो रात दिन श्री कृष्ण स्वरूप जी को सांत्वना दे रहा था। आखिर वो व्यक्ति कौन था? आखिर वो 10 रुपये की नोट उसे कैसे कातिल तक पहुंचा दिया? तो ये तो आप समझ गए होंगे। आखिर वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो श्री कृष्ण जी का अपना भतीजा था। जी हाँ, श्री कृष्ण की पत्नी जो थी उस कातिल की सगी बुआ थी और श्री कृष्ण जी उस कातिल के फूफा लगते थे। पर फिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण श्री कृष्ण जी के परिवार को उस कातिल ने उजाड़ दिया? तो इसके पीछे जब पूछताछ करी गई तो पता ये चला कि जब वो कातिल श्री कृष्ण जी के फैमिली के पास जब पहुंचा, ऐसे भी आता जाता रहता था, तो एक दिन पहुंचा तो उसकी बुआ ने उससे खाने पीने का व्यवस्था किया और बात में ये पूछ दिया कि तुम मेरे पैसे कब दोगे। असल में बात ऐसी थी कि वो जो है अपने फुआ से 50,000 रुपये का उधार लिया था और 50,000 रुपये का उधार लेने के बाद वो उसे लौटा नहीं रहा था, जिसके कारण फुआ उसके ऊपर खफा थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन होती है। जब अनबन होती है तो इस बात को लेकर अनबन इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति अपने बुआ के ऊपर हथौड़े से प्रहार कर देता है। वो डंबल होता है जो उनके घर में रखा होता है, उससे प्रहार करता है और प्रहार करने के साथ ही उसकी बुआ जो है श्री कृष्ण स्वरूप जी की पत्नी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इस घटना को जैसे ही देखकर श्री कृष्ण जी का पुत्र दूसरे रूम से दौड़े वहाँ पहुँचता है तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि अगर ये जिंदा रहा तो कातिल का भेद खुल जाएगा, ऐसा क्यों न किया जाए कि इसे भी इसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए जिससे कि वो पुलिस के पहुंच से बच जाएगा। नतीजा ये होता है कि दोनों के बीच में हाथापाई होती है और वो व्यक्ति जो है अपने फुफेरे भाई का भी कत्ल कर देता है। इस तरह से 2 कत्ल करने के बाद वो घर में बड़े इत्मीनान के साथ, क्योंकि उसे पता होता है कि घर में तीसरे आदमी की एंट्री किस समय हो सकती है, वो बड़े इत्मीनान के साथ घर में लूटपाट मचाता है। घर से ज्वेलरी
और महंगे सामान अपने साथ लेकर घर से निकल जाता है। जब वो घर से निकल रहा होता है तो उसकी नज़र सीसीटीवी पर पड़ती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि सीसीटीवी में सारे भेद खुल जाएंगे, इसलिए वो सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ लेकर चल देता है। पुलिस से बचने के लिए आसपास के सीसीटीवी पर नज़र रखते हुए वो कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से किसी भी सीसीटीवी में उसका शक्ल ना आए, और इसीलिए वो इस तरह से निकल लेता है। पर कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कुछ न कुछ सुराग अपने पीछे ज़रूर छोड़ देता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर भी ना चाहते हुए भी अनजाने में उससे एक सुराग छूट ही गया। नतीजा पुलिस उसके गिरबान तक पहुँच जाती है। ये घटना दोस्तों बताने का ये कारण नहीं था कि आपको पैनिक किया जाए। ये घटना बचाने के पीछे का कारण था कि हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, क्योंकि कभी किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। इस घटना को किसी के व्यक्तिगत फीलिंग या किसी के इमोशन के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप तक सही बात को पहुंचाना था, आपको जागरूक करना था। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।